हाँ भाई बच्चों, आज हम लोग अध्ययन कर रहेंगे मासिक चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो मादा में यानी कि स्त्रियों में, महिलाओं में होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या है आपको बोर्ड पर देख रहे हैं। मादा में एक माह में एक अंड कोशिका का निर्माण होता है। सभी जो प्यूबर्टी यानी कि कह सकते हैं युवावस्था को प्राप्त कर चुके हैं वो जानते हैं कि मादा में एक माह में एक बार अंड निर्माण की क्रिया होती है और ये क्रिया जो है वो इसी के द्वारा संपादित होती है। होता क्या है कि अंडोत्सर्ग यानी कि अंडा निकलने के बाद, अंडाशय से अंडा निकलने के बाद ये निषेचन की प्रतीक्षा करता है। कहां करता है? किसमें करता है? गर्भाशय में। गर्भ धारण के लिए यूट्रस में परिवर्तन होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है यूट्रस में जो है आया और फर्टिलाइजेशन हो गया। यूट्रस जो है उसके लिए अपने आप को क्या करता है? तैयार करता है पूरे पीरियड में। और अगर निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की दीवार जो तैयारी के दौरान मोटी हो जाती है उसकी दीवार को कहते हैं यूट्राइन एंडोमेट्रियम, यानी कि गर्भाशय की एंडोमेट्रियम उसका क्षय होने लगता है, यानी कि वो घटने लगती है, घिसने लगती है, नष्ट होने लगती है। और अनफर्टिलाइज्ड एग यानी कि बिना निषेचित हुआ अंडा और यूट्रस की दीवार की अंदर वाली झिल्ली के टुकड़े, साथ में ब्लड और थोड़ा सा श्लेष्म योनि से बाहर निकलने लगता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक चक्र या आतर्व चक्र। ठीक, जो आप देख रहे हैं ये पूरी इसकी बात हो गई। अब इसके बाद जो है अगली बात आती है कि मादा में, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं बात, ध्यान सुनते जाएं क्योंकि ये डायग्रामेटिक जो है वो बनाया हुआ है, समझा रहे इसके बारे में। मादा में जनन काल प्यूबर्टी यानी कि यौवनावस्था के 12-13 साल की होती है के प्रारंभ से होकर मेनोपॉज यानी कि जब तक स्त्री की आयु 45 या 50 वर्ष तक नहीं होती है तब तक चलता रहता है। तो मादा में जनन काल के प्रारंभ से होकर मेनोपॉज तक चलने की क्रिया कहलाती है ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन या आतर्व चक्र। जनन काल में, मतलब जो जनन काल होता है यानी 12-13 साल से लेकर के 45 साल तक मान लो, ठीक है, प्रति माह ओवरी से एक अंडे का निकलने का जो प्रक्रिया होती है वो होती रहती है। जनन काल में प्रति माह एक ओवरी से एक अंडा ही निकलता है, जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए आपको मालूम होना चाहिए बताया था यूट्रस की वॉल में, दीवार में अनेक परिवर्तन होते हैं। और अगर अभी बताया था जैसे हमने कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यूट्रस की वॉल यानी दीवार, अंडाशय में होने वाले परिवर्तन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है कहलाती है। और इसका जो समय होता है, समय अवधि 26 से 28 दिन की होती है, यानी कि प्रत्येक मादा में, स्त्री में 26 से 28 दिन की क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवधि। जितने भी होते हैं प्राइमेट्स, मनुष्य, कपी, बंदर, इनमें जो है ये होती है। प्यूबर्टी शुरू होने से होते ही जो है FSH और LH, कल बताए थे आपको, दो हार्मोन्स जो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलते हैं, ये निकलना शुरू होते हैं। कब? प्यूबर्टी में। और ओवरी को सक्रिय करते हैं, अंडाशय को सक्रिय करते हैं। तो अंडाशय में आपको मालूम बताया था कल पहले से ही प्राइमरी
oocytes बन चुकी होती हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आप देख रहे हैं अगले हुआ है 4 चरणों में होती है। कौन कौन से लिखे हुए हैं? अति वृद्धि प्रावस्था यानी कि प्रोलिफरेटिव फेज, दूसरी है अंडोत्सर्ग प्रावस्था ओव्यूलेटरी फेज, तीसरी है स्रावी या ल्यूटियल प्रावस्था सिक्रेटरी फेज, और चौथी होती है मेंस्ट्रुअल प्रावस्था या ऋतुस्राव या ऋतु प्रावस्था। ठीक, तो ये जो है आपको अभी इसके बारे में बता रहे हैं ढंग से धीरे धीरे चारों अवस्थाओं के बारे में। तो पहली अवस्था जो होती है कौन सी? प्रोलिफरेटिव फेज या अति प्रावस्था, अतिवृद्धि प्रावस्था। देखो चित्र ध्यान से उधर, हाँ भाई, जो चित्र में देख रहे हैं आप, पहली प्रावस्था है कौन सी? अतिवृद्धि। एस्ट्रोजन हार्मोन जो ई लिखा हुआ है, ई लिखा है या आप ऊपर देख रहे हैं हरे वाले उसके नीचे वहां भी लिखा है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन प्रावस्था ऋतुस्राव के बाद शुरू होती है, और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन है ओवरी की अंदर फॉलिक्यूल्स पुटिकाओं से निकलता है, जिससे एंडोमेट्रियम गर्भाशय की दीवार होती है 2-3 मिलीमीटर मोटी आती है। यूट्रस यानी कि गर्भाशय की ग्रंथियां जो होती हैं वो मतलब आकार में यानी कि मोटाई में वृद्धि करने लगती हैं, और भित्तियां जो है वो उसकी वो संकुचित होने लगती हैं। जिससे क्या होता है? जिससे क्या होता है कि इसमें संकुचन प्रारंभ हुआ तो फैलोपियन ट्यूब की जो सीलिया होते हैं वो एक्टिव आती हैं। जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसकी सीलिया जो है एक्टिव आती हैं, गति करने लगते हैं, और 6 से 14 दिन के बीच इसमें कुछ परिवर्तन आते हैं। शुक्राणु को अंडाणु के समीप पहुंचाने में ये सहायता करते हैं। कौन? सीलिया। ठीक, दूसरी अवस्था है ओव्यूलेटरी फेज यानी कि अतिवृद्धि अंडोत्सर्ग प्रावस्था। इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन स्तर के बढ़ने से FSH का स्राव कम होने लगता है। देखो जहां ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ में आप खुद अंदाज लगा लेंगे कोई चीज बढ़ रही है कोई चीज घट रही है। ई का मतलब एस्ट्रोजन, पी का मतलब प्रोजेस्टेरोन, और ऊपर लिखे हुए हैं ये FSH और LH। FSH और LH लिखे दिख रहे हैं, ठीक है। तो FSH मतलब एस्ट्रोजन का जब स्तर बढ़ता है तो FSH का स्तर कम होने लगता है, श्रावण होने लगता है, LH बढ़ने लगता है। ठीक, LH के प्रभाव से परिपक्व ग्रेफियन फॉलिकल फट जाती है, द्वितीयक oocyte मुक्त हो जाता है, शरीर का तापमान कुछ बढ़ जाता है, और 14वें-15वें दिन के बीच अंडोत्सर्ग की क्रिया हो जाती है। यानी कि अंडा आप देख रहे हैं मुक्त हो रहा है, ऊपर देखिए हरे रंग के उसमें अंडा मुक्त हो रहा है। ग्रेफियन फॉलिकल जो होती है हरे रंग की जो कोशिका बनी हुई है वो अब बना लेती है कार्पस ल्यूटियम। Cl, ठीक है, Cl बन गई कार्पस ल्यूटियम। लेकिन अभी जो है वो एंडोमेट्रियम में गर्भाशय दीवार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब देखो आगे जो स्रावी प्रावस्था होती है नंबर 3, ग्रेफियन फॉलिकल से जब अंडा निकल जाता है और उसके बाद जो रचना बनती है उसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम।
LH के प्रभाव में कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। आप देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रोजेस्टेरॉन। इसके अधिक मात्रा में स्राव होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो यूट्रस की दीवार को गर्भ धारण करने योग्य बनाती है। इंपॉर्टेंट बात है ये अंदर निकल उसको लिखने पे। यूट्राइन वॉल होती है यानी कि गर्भाशय की भित्ति होती है वो 4 से 6 मिलीमीटर मोटी होती है और अंतरोपण तथा गर्भ धारण करने के लिए तैयार हो जाती है। अगर ये क्रिया नहीं होगी तो गर्भ धारण नहीं हो पाएगा। लास्ट अवस्था है मेंस्ट्रुअल प्रावस्था या ऋतु प्रावस्था। अब क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम जो है वो नष्ट हो जाती है। उस रचना को कहते हैं कार्पस एल्बिकेंस। ध्यान रखें ये दोनों ग्रंथियां जो है वो टेम्परेरी होती हैं, हमेशा बनी नहीं रहती हैं। कार्पस ल्यूटियम जब बनती है, जब काम करती है, जब गर्भावस्था शुरू होती है। और अगर गर्भावस्था नहीं हो पाती है तो कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है और कार्पस एल्बिकेंस बनती है टेम्परेरीली, वो भी 14-15 दिन बाद खत्म हो जाती है। जिससे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का सिक्रीशन यानी स्रावण रुक जाता है। फलस्वरूप प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की कमी से एंडोमेट्रियम टूटने लगती है और योनि मार्ग से बाहर निकलने लगती है, जिसमें लगभग 70 से 100 ग्राम द्रव का क्षय होता है यानी कि नुकसान होता है। प्रत्येक माहवारी के चक्र में लगभग जो है वो इतने मात्रा पदार्थ की हानि होती है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि जो आतर चक्र होता है वो स्त्रियों में होता है। ठीक है, और संक्षेप में फिर बता रहा हूं एक बार, आप ध्यान से सुनते आइए क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, समझने वाला है, जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन आए नहीं है, क्वेश्चन जरूरी नहीं है, नहीं आ सकता है इस चीज पे, लेकिन एक ऐसा टॉपिक है जो आपको उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, मैं आपको एक चीज बता रहा था कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो केवल प्राइमेट्स जो होते हैं स्तनधारी उनमें होती है। प्राइमेट मतलब जो चौपाए होते हैं, जो जैसे कह लीजिए इसमें जो आने वाले प्राणी हैं वो खास तौर से मनुष्य और इसके अलावा जो भी प्राणी हैं, मतलब एक होती है मध्य चक्र और एक होती है ऋतुस्राव। तो मध्य चक्र जो होता है वो नॉन प्राइमेट्स में होता है, जो पेड़ों पर, इनके पूर्वज द्वारा पेड़ों पर नहीं रहते थे। जैसे गाय, भैंस, जो जंतु होते हैं, भेड़, बकरी, इस टाइप के प्राणी हैं, इनमें होता है मध्य चक्र। और बाकी जो भी प्राणी हैं स्तनधारियों में, उनमें होता है मासिक चक्र या कौन सा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये जो है वो चंद्रमाह के रूप में होता है, यानी कि इनका जो जीवन काल है वो 27 से 28 दिन होता है। ठीक, एक चीज मैं और बताना चाह रहा था, ये जो पीरियड है, 4 अवस्था दिख रहे हैं, इसमें हर एक का अपना अपना एक टाइम होता है। ये टाइम ध्यान से सुन लो, ध्यान से अच्छी तरह। जो मेंस्ट्रुअल फेज पहला वाला जो है, पहली वाली अवस्था है, यानी कि अतिवृद्धि से लेकर के और अंडोत्सर्ग तक का टाइम। अंडोत्सर्ग हमेशा होता है 14वें दिन, ध्यान रखें आप, लगभग 14-15वें दिन अंडोत्सर्ग। और ल्यूटियल अवस्था जो होती है तीसरी वाली, वो हमेशा होती है 14 दिन की। तो 14 दिन हो गया अंडोत्सर्ग, ठीक है, और 14 दिन की हो गई ल्यूटियल साइकिल, तो कितने हो गए, 28 दिन। अब 28वें दिन से शुरू होता है ऋतु प्रावस्था, मेंस्ट्रुअल फेज। ये चलता है 4-5 दिन।
तो 4-5 दिन चलने के बाद, यानी कि जिस दिन ये शुरू होगी अवस्था, कौन सी, मेंस्ट्रुअल अवस्था शुरू होगी, उसके ठीक आधे टाइम, यानी कि लगभग ऐसा होता है, वो कुछ लोगों में 26 दिन का होता है मासिक चक्र, किसी में 28 दिन का होता है, किसी में 30 दिन का होता है, किसी में 35 दिन का होता है, ऐसा है। मतलब ये शारीरिक उसकी मतलब हार्मोनल एक्टिविटी कारण होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि जो तीसरी अवस्था है, ल्यूटिल प्रावस्था, इसका टाइम पीरियड निश्चित है। ये जो है हमेशा होती है 14 दिन की ही, इससे अंतर नहीं होता इसमें। बाकी जो है जैसे ही ये शुरू होता है, कौन सा, मेंस्ट्रुअल अवस्था, जैसे मान लीजिए आज की डेट में अगर ऋतुस्राव शुरू हुई, ठीक है, ब्लड शुरू हुआ, पीरियड शुरू से कहते हैं, तो 4-5 दिन तक ही चलेगा। तो आज का दिन ही काउंट किया जाएगा शुरू से ही। आज का दिन काउंट करने के बाद 4-5 दिन तक ये चलेगा। उसके लगभग 12 दिन बाद, 13 दिन बाद, 14 दिन बाद, 15 दिन बाद, 21 दिन तक भी अंडोत्सर्ग हो सकता है। और अंडोत्सर्ग होने के 14 दिन बाद ही ऋतुस्राव प्रारंभ होगा, यानी कि ल्यूटिल फेज जो है वो 14 दिन की ही होती है। ये पीरियड फिक्स है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 4-5 दिन चलती है, मेंस्ट्रुअल अवस्था 4-5 दिन चलती है। ब्लड शेड जो होता है इसमें, ब्लड, एग, ये सब होता है। अब एक चीज और ध्यान रख सुन लें, इसमें होता क्या है कि जो 14वें दिन यानी अंडोत्सर्ग जब होता है, तो अंडोत्सर्ग से अंडे की जो आयु होती है, लाइफ होती है, लाइफ लगभग 2 दिन की होती है, 48 घंटे, ठीक। अब होता क्या है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसमें जरूरी नहीं है कि जब भी इंटरकोर्स हो तो गर्भधारण हो ही, नहीं होता है। उसका कारण यही है कि मान लीजिए अगर इंटरकोर्स या सहवास जिसे कहते हैं वो 12वें दिन से पहले, यानी कि 11वें दिन, ठीक है, 11वें दिन या 17वें 18वें दिन होता है के बाद होता है, तो गर्भधारण नहीं होगा। शुक्राणु की जो होती है अवधि, जीवन काल, वो 3 दिन होती है, 72 घंटे। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 14वें दिन, यानी कि जिस दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है, ध्यान समझने वाली बात है, जिस दिन अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है उससे 3 दिन पहले और 2 दिन बाद के पीरियड में अगर सहवास होता है तो गर्भधारण नहीं होगा। और अगर 3 दिन पहले और 2 दिन बाद होते के अंदर होता है, 3 दिन पहले के अंदर, यानी कि 12, 13, 14, 15, 16, इन 5 दिनों में अगर सहवास होता है तो निषेचन हो जाएगा, गर्भधारण हो सकता है, ठीक है। फिर भी सेफ्टी के लिए एक दिन और बढ़ा लेते हैं, एक दिन पहले, यानी कि 11वें दिन और इधर 17वें दिन। तो कुल मिलाकर के जो है 1 हफ्ते का होता है अनसेफ पीरियड कहलाता है, और बाकी जो है टाइम वो सेफ पीरियड होता है। और जब ऋतुस्राव होता है उस समय भी जो है ये वर्जित है सहवास। तो कुल मिलाकर के 5 दिन ये और 7 दिन वो, 12 दिन, 28 दिन में 12 दिन होते हैं वो क्या होते हैं, अनसेफ पीरियड, बाकी है सेफ पीरियड, ठीक है। ये कुल मिलाकर के बात जो है इतनी हो गई। अब आप समझ लीजिए इसको। कोई भी डाउट हो तो आप बुक से पहले पढ़ लें और फिर नोट कर लें, जब पूछना हो तो पूछने का टाइम आए तो आपको हम बता देंगे। दैट्स ऑल।